नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। हम आज की कक्षा में हिंदी के काल विभाजन को ही आगे बढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ रहे थे उसमें काल विभाजन देख रहे थे विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो प्रथम प्रयास जो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया उससे लेकर के हम लोग मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र राम कुमार वर्मा तक देख चुके थे। अब आज जो आगे के अन्य विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया और उसके काल विभाजन का और नामकरण का प्रयास किया, हम उनको भी आज देख लेते हैं। यह काल विभाजन की आज अंतिम कक्षा होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं काल विभाजन में कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, यानी कि जो अब तक विद्वानों को, जिन भी विद्वानों को हम लोग पढ़ चुके हैं उनके अतिरिक्त जिन विद्वानों ने लिखा उसमें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का नाम भी आता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं और उसमें हिंदी साहित्य के काल को विभाजित करने का और उसका नामकरण करने का प्रयास करते हैं और 3 कालखंडों में वह पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटते हैं। तीनों कालखंडों का नाम हम देखेंगे। तीनों कालखंडों का नाम, जो पहला नाम है प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, यानी जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला विभाजन करते हैं उस पहले काल विभाजन के पहला जो खंड है उसका जो नामकरण करते हैं उसको कहते हैं, नाम देते हैं प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि उन्मेष काल नाम से या आदिकाल को उन्मेष काल नाम से किसने संबोधित किया है या प्रारंभिक काल के नाम से किसने संबोधित किया है। तो चूँकि प्रारंभिक काल आप मिश्र बंधु में भी देखते हैं तो महत्वपूर्ण क्या होता है, उन्मेष काल। ये उन्मेष काल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि आदिकाल का नाम या हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को उन्मेष काल नाम से किसने अभिहित किया है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको उन्मेष काल कहा है और इसकी समय सीमा बताया है 1184 से 1350। अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार सन पूछता है कि 1184 से हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ किस आलोचक या किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने माना है। तो आप याद रखेंगे कि गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 से लेकर 1350 तक के कालखंड को प्रथम कालखंड माना है या आदि, उसको उन्मेष काल कहा है। फिर दूसरा विभाजन इनका है मध्यकाल, और मध्यकाल को विकास काल भी कहते हैं। तो मध्यकाल या विकास काल, और इसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं 1350 से 1857 ईस्वी। ये क्या हो गया, ये इनका दूसरा काल विभाजन है। तीसरे कालखंड को कहते हैं आधुनिक काल, और आधुनिक कालखंड की समय सीमा 1857 से अब तक है। ये लगभग सभी विद्वानों ने 1857 से आधुनिक काल की समय सीमा स्वीकार किया है। तो उसमें गणपति चंद्र गुप्त जी का भी नाम आता है। आप लोग ज़रूर इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये बार बार पूछता है। तो प्रश्न जो आगामी परीक्षा है, परीक्षाओं की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें ये जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं आपको, यह अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए विकास काल, उन्मेष काल किसने कहा है या 1184 से समय सीमा किसने माना है, ये सब पूछता है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे बाबू श्याम सुंदर दास। हम श्याम सुंदर दास जी का काल विभाजन भी देखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न पूछता है। क्योंकि सभी लोगों ने नामों का जो काल विभाजन किया है उसमें कालखंडों का अलग अलग नामकरण किया है, नाम अलग अलग दिया है, इसलिए प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये पहले कालखंड का नाम देते हैं वीर गाथा युग, यानी कि शुक्ल जी से ही मिलता जुलता काल विभाजन है इनका भी। वो वीर गाथा काल कहते हैं। ये गाथा न कहकर वीर गाथा काल कहते हैं, ये काल न कह करके उसे युग कहते हैं, वीर गाथा युग। प्रश्न कई बार पूछ चुका है श्याम सुंदर दास पे कि वीर गाथा युग नामकरण किसने किया है। तो अगर आपने वीर गाथा बस याद किया है और काल और युग का अंतर नहीं समझा है तो आप निश्चित रूप से आचार्य शुक्ल को ही करके आ जाएंगे। लेकिन आचार्य शुक्ल ने काल कहा है और इन्होंने युग कहा है। ये सूक्ष्म अंतर को आप ध्यान में रखेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, याद भी कर लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, वीर गाथा युग और इसकी समय सीमा निर्धारित की संवत
1050 से 1400 विक्रमी। यानी कि शुक्ल जी ने भी संवत के अनुसार विक्रम संवत में अपना काल विभाजन किया, ये भी संवत के अनुसार ही काल विभाजन करते हैं और पहले कालखंड को यानी वीर गाथा युग को 1050 से 1400 विक्रमी बताते हैं। फिर दूसरा इनका विभाजन है भक्ति युग, यानी कि ये प्रश्न पूछेगा कि वीर गाथा युग, भक्ति युग, रीत युग या नवीन विकास युग किसने कहा, तो आप लोग युग के नाम से भी याद रखेंगे। युग और काल में दोनों में अंतर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को याद करेंगे। भक्ति युग की समय सीमा संवत 1400 से 1600 विक्रमी और तीसरे को कहते हैं रीत युग, और रीत युग की समय सीमा निर्धारित करते हैं संवत 1600 से 1900 विक्रमी। और पुनः चौथा कालखंड बताते हैं, चौथे कालखंड का नामकरण करते हैं और इसका नाम कुछ अलग है, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि नवीन विकास युग। यह प्रश्न पूछेगा कि नवीन विकास युग यानी आधुनिक काल को या जो काल विभाजन है उस काल विभाजन के अंतिम कालखंड को नवीन विकास युग के नाम से किस इतिहासकार ने नामकरण किया है, तो आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास या बाबू श्याम सुंदर दास। और इसकी समय सीमा बताते हैं संवत 1900 से लेकर के आज तक। आप लोग यानी जिस काल में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, वो कौन सा युग है, और नवीन विकास का युग है। नवीन विकास निरंतर होते रह रहे हैं, तो आप उस युग में जी रहे हैं, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। फिर हमारे एक विद्वान आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल यह परीक्षक के दृष्टि में है, जो प्रश्न पत्र निर्माणकर्ता लोग हैं उनके ध्यान में ये बहुत ज़्यादा आते हैं और बच्चन सिंह से बहुत सारे प्रश्न भी पूछते हैं। तो बच्चन सिंह को जब भी पढ़ें तो बड़े होशियार होकर के पढ़ें, बड़े चैतन्य भाव से पढ़ें। तो आप देखेंगे कि जो बच्चन सिंह का काल विभाजन है या नामकरण है उसको देखेंगे, ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं और पहले भाग को कहते हैं अपभ्रंश काल। इसकी समय सीमा नहीं निर्धारित करते हैं, इसकी समय सीमा हम देखेंगे। जो दूसरा काल विभाजन है इनका भक्ति काल, इसकी समय सीमा लिखते हैं कि 1400 सन 1400 से लेकर के 1650 ईस्वी, सन 1400 से लेकर के 1650 ईस्वी भक्ति काल। तो इससे अनुमान लगाएंगे कि यानी कि जब से भी शुरुआत हुआ हो हिंदी साहित्य का, उस तब से लेकर के 1400 तक, यानी कि 1400 ईस्वी के पहले का जो समय था वो अपभ्रंश काल था। यानी कि सन 1400 ईस्वी तक जब हिंदी की शुरुआत हो गई, उसके पहले जो भी रचनाएं होती थी अपभ्रंश भाषा में होती थी, इसलिए उसको अपभ्रंश काल नाम दिए। और भक्ति काल को कहा कि 1400 से लेकर के 1450 ईस्वी तक ये भक्ति काल चलता है। पुनः रीतिकाल नामकरण करते हैं तीसरे कालखंड का, और इसकी समय सीमा बताते हैं 1650 से लेकर के 1857 ईस्वी। चौथा नामकरण है आधुनिक काल, चौथे को आधुनिक काल कहते हैं और आधुनिक काल की समय सीमा सन 1857 से लेकर के आज तक। ये हो गया डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा किया गया काल विभाजन, आप इसको याद रखेंगे। और कुछ और विद्वान भी हैं जिनका प्रश्न पूछता रहता है जिनके काल विभाजन के बारे में। तो अब हम देखेंगे डॉक्टर रामखेलावन पांडे का काल विभाजन। यह भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न है निरंतर बदल रहा है और बदलने के अनुसार वो आचार्य शुक्ल का काल विभाजन या ग्रियर्सन का विभाजन, मिश्र बंधु का विभाजन न पूछ करके ऐसे विद्वानों का काल विभाजन पूछता है जिनको आप नहीं पढ़ते हैं, जिनको आप इग्नोर करते रहते हैं। तो हम इसीलिए सभी विद्वानों के द्वारा यानी कि जिन जिन इतिहासकारों ने साहित्य का इतिहास लिखा और उसका काल विभाजन करने का प्रयास किया है, उन सभी के द्वारा आपको पढ़ा दिए हैं। पिछली वीडियो भी आप लोग बार बार देख लीजिएगा जिसमें जब से काल विभाजन यानी जब से उसकी आरंभिक जो प्रयास शुरू होता है, उस आरंभिक प्रयास से लेकर के अब तक जो पढ़ाया जा चुका है उसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे, वीडियो को नोट्स बना लेंगे, ये आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो अब हम देखेंगे डॉक्टर रामखेलावन पांडे। रामखेलावन पांडे पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 6 भागों में बांटते हैं। ये 6 भागों में बांटते हैं और इसका नामकरण करते हैं। पहले कालखंड को कहते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल नाम देते हैं पहले कालखंड को, और इस समय में इसकी समय सीमा बताते हैं सन 1000 से 1400 ईस्वी। यानी कि संक्रमण काल यानी हिंदी साहित्य में विभिन्न भाषाओं का या विभिन्न संप्रदायों का या विभिन्न प्रकार के
साहित्यों का जिस समय रचना हो रही थी, संक्रमण काल चल रहा था, तो उसको वो नाम देते हैं संक्रमण काल और समय सीमा बताते हैं 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी। दूसरे काल को कहते हैं संयोजन काल और संयोजन काल की समय सीमा बताते हैं सन 1401 से लेकर के 1600 ईस्वी तक। फिर तीसरे कालखंड का नामकरण करते हैं संवर्धन काल और संवर्धन काल की समय सीमा 1601 से लेकर के 1800 ईस्वी स्वीकार करते हैं। पुनः चौथा काल विभाजन इनका है, चौथा कालखंड है संचयन काल। संचयन काल की समय सीमा 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी। फिर पांचवें कालखंड को कहते हैं संबोधित काल। संबोधित काल की समय सीमा बताते हैं 1901 से लेकर के 1947 ईस्वी। फिर छठा कालखंड है संचरण काल और संचरण काल की समय सीमा 1947 से लेके अब तक, यानी कि अभी भी आप जिस युग में जी रहे हैं वो संचरण काल है। तो ये क्या हो गया, ये तो डॉक्टर रामखिलावन पांडे के द्वारा किया गया काल विभाजन है। ये प्रश्न पूछता है संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल इत्यादि नामों से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किसने किया है। तो आप याद रखेंगे रामखिलावन पांडे जी को और इसके समय सीमा भी को भी याद करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक और विद्वान अति महत्वपूर्ण हैं जो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन भी पूछता है। इनका काल विभाजन जो है, इनके हिंदी साहित्य का जो संवेदना का विकास लिखे हैं उसमें इन्होंने जो काल विभाजन किया है यह पूरी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही काल विभाजन करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हीं को ये कॉपी किए हैं। जैसे उन्होंने दोहरा काल विभाजन किया है कालक्रम के अनुसार और युगीन प्रवृत्तियों के अनुसार, सेम इनका भी काल विभाजन उन्हीं के अनुरूप है। तो जैसे वो वीरगाथा काल को कालक्रम के अनुसार जब बांटते हैं तो आदिकाल नाम दिए हैं, वैसे ही ये भी आदिकाल कहते हैं। तो मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, लेकिन आप लोग इस बात को याद रखेंगे। तो इनका भी पहला काल विभाजन क्या है, पहला कालखंड वीरगाथा काल, और वीरगाथा काल की समय सीमा 1000 से लेके 1350 ईस्वी। फिर पुनः भक्ति काल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं और इसकी समय सीमा है 1350 से लेके 1650 ईस्वी। पुनः तीसरा कालखंड है रीतिकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं और इसकी समय सीमा 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी मानते हैं। पुनः चौथे कालखंड का नामकरण करते हैं गद्यकाल, गद्यकाल या आधुनिक काल। इसकी समय सीमा 1850 से लेकर के आज तक बताते हैं। ये क्या है, ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार किया गया काल विभाजन है और नामकरण है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और बार बार वीडियो को देखते रहेंगे पूरा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और जितने भी विद्वान हैं इन सभी के काल विभाजन से चाहे कोई भी प्रश्न पूछ ले, या कोई नाम पूछ ले या कोई सन पूछ ले, तो आप लोग अच्छे से प्रश्न पत्र देखते या प्रश्न को देखते ही उसका उत्तर कर पाएंगे। इसलिए आप लोग नोट करेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे कि जैसे ये तो था हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा काल विभाजन इन विद्वानों के द्वारा किया गया और इन्होंने अपने अपने अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन यानी कि योगीन प्रवृत्तियों के आधार पे किया, किसी ने कालक्रम के आधार पे किया। ये उस तरीके से ये लोग काल विभाजन करते हैं। एक आपके लिए अति महत्वपूर्ण और नवीन जानकारी है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे, ये 3 विद्वान ऐसे आते हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को भाषा के आधार पर काल विभाजन करने का प्रयास किया। यानी अब तक के जो विद्वान थे जो काल विभाजन कर रहे थे वो हिंदी साहित्य यानी रचना जो साहित्य था, साहित्य के अनुसार उसकी जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, या राजनैतिक प्रवृत्तियाँ हो या सांस्कृतिक परिस्थितियाँ रही हों, या फिर साहित्य की जो प्रवृत्ति रही हो, योगिन प्रवृत्ति जो भी रही, या कालक्रम के अनुसार काल विभाजन किया। लेकिन ये जो तीनों विद्वान आते हैं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र दुबे, ये क्या करते हैं, ये भाषा के आधार पर काल विभाजन करते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए नवीन जानकारी है, क्योंकि यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न पूछता है। तो इससे क्या, जैसे इन्होंने पूरे साहित्य को
ये लोग भी 4 कालखंडों में विभाजित करते हैं और पहले को नाम देते हैं पृष्ठभूमि। सन ये नहीं निर्धारित करते हैं, यानी कि जो उसके समय सीमा है उसको निर्धारित नहीं करते हैं, किंतु क्योंकि इनका भाषा के आधार पे है, तो भाषा के आधार पे और भाषा जो होती है वो हमें एकाएक बदल नहीं जाती और एकाएक ख़त्म नहीं हो जाती है, और ना ही एकाएक कोई भाषा शुरू हो जाती है। भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जब हम आपको भाषा विज्ञान का यूनिट पढ़ाएंगे नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF के सिलेबस में जब भाषा विज्ञान का पोर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको भाषा की उत्पत्ति यानी कि भाषा किस तरह से उसके क्रमिक विकास को हम पढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब हमारी जो प्राचीन भाषा रही यानी सबसे पहली जो भाषा रही है वो हमारी संस्कृत रही है, वैदिक संस्कृत बदलती है तो लौकिक संस्कृत के रूप में आती है। लौकिक संस्कृत से पाली आता है, पाली से प्राकृत आती है, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से होती हुई खड़ी बोली कौरवी की शुरुआत होती है। तो भाषा क्रमिक रूप से विकसित होती है, चाहे वो बोली के रूप में हो या भाषा के रूप में हो, तो उसका क्रमिक विकास होता है। किस तरह से अवधी भाषा, ब्रज भाषा, ये दोनों भाषा होकर के भी बोली के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, और खड़ी बोली जो कि नाम से ही जुड़ा हुआ है, नाम के साथ बोली, किंतु ये भाषा के रूप में विकसित हो जाती है। ये सारी बातें आप तब समझ पाएंगे जब उस क्लास को आप देखेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, पृष्ठभूमि, यानी पृष्ठभूमि पहले कालखंड का विभाजन ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, गोविंद त्रिगुड़ायत और महेंद्र नाथ दुबे जी जो भाषा के आधार पर काल विभाजन करते हैं उसमें पहले का नामकरण करते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि यानी अवहट्ट काल, इसको अवहट्ट काल कहते हैं, यानी कि जिस समय में अवहट्ट भाषा में रचनाएं रची जाती थी उसको कहते हैं कि वह पृष्ठभूमि, यानी अवहट्ट के बाद से ही हमारी हिंदी की शुरुआत होती है। भाषा का जो क्रमिक विकास है उस क्रम में अवहट्ट के बाद हमारी खड़ी बोली शुरू होती है। तो वो इसलिए पृष्ठभूमि यानी कि खड़ी बोली की जो पृष्ठभूमि कही जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं, अवहट्ट काल कहते हैं। फिर दूसरे को कहते हैं उन्मेष काल। उन्मेष काल नाम से काल विभाजन एक और विद्वान ने किया है। किसने किया है, तो आप देखते हैं कि गणपति चंद्र गुप्त ने किया है, लेकिन ये भाषा के आधार पे है इनका। तो आप देखेंगे ये दूसरे कालखंड को उन्मेष काल कहते हैं। और उन्मेष काल में क्या क्या बताते हैं कि उस समय में भाषा ब्रजबोली रही, पुरानी हिंदी रही, कौरवी रही, खड़ी बोली रही, अवधि काल रहा, और ये क्या हो गए, ये जो भी थे ये उन्मेष काल में थे, यानी कि जिस समय में ब्रज बोली और पुरानी हिंदी, कौरवी और खड़ी बोली का प्रयोग होता था, उस भाषाओं में रचनाएं होती थी, तो उसको ये उन्मेष काल कहे। पुनः पूर्वी भाग आता है, तीसरे कालखंड को कहते हैं पूर्व भाग। और इस पूर्व भाग में क्या बताते हैं कि ब्रज भाषा और अवधि काल, यानी कि जिस समय सीमा में केवल या ज़्यादातर कह सकते हैं ज़्यादातर रचनाएं अवधि भाषा और ब्रज भाषा में होती थी, उस काल को ये कहते हैं पूर्व भाग। और चौथा काल विभाजन है इनका, चौथे का नामकरण करते हैं उत्तर भाग। उत्तर भाग में खड़ी बोली, यानी कि जिस कालखंड में ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं सिर्फ खड़ी बोली में होने लगी, यानी कि जो अन्य भाषाएं थी जैसे अवधि हो गया, ब्रज भाषा हो गई, इन भाषाओं में बहुत कम मात्रा में रचनाएं होने लगी और ज़्यादातर रचनाएं खड़ी बोली में होने लगी। उस कालखंड का नामकरण करते हैं उत्तर भाग और इसमें खड़ी बोली को रखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भाषा के आधार पे किया गया काल विभाजन हो गया। ये आपके लिए आज की वीडियो में या आज की कक्षा में सबसे नई जानकारी थी जो कि आपको शायद मिलती। तो ये आप नोट बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। काल विभाजन यहीं पे समाप्त होता है। तो काल विभाजन से संबंधित जितनी भी कक्षाएं आपको दी गई हैं अब तक, आप सबको देख करके बार बार देख लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। अब आगे जब हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में तो हम एक एक कालखंडों को, यानी जो भी काल विभाजन किए गए हैं, एक एक कालखंडों को और उन कालखंड में आने वाले सभी कवियों को या उनके भी जो विभाग किए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे और उसके आधार पे जो प्रश्न बनते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।